हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप सभी को अपनी तैयारी देखना है कि आप सभी से 51 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं। इसमें टोटल मेरे दोस्त 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए केवल 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि साथ ही आप आज की सेशन में 51 क्वेश्चन में से मान के चलिए 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो समझिए आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी लेवल की चल रही है। तो आप जानते हैं एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए खासकर आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक तो साथ ही जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। वैसे तो आप जानते हैं मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन साथ ही यदि आपका बेसिक क्लियर होगा मैथ और रीजनिंग में तो आप अच्छे से पास कर ले जाएंगे। मैथ और रीजनिंग को तो केवल पास करना रहता है एमटीएस और हवलदार एग्जाम में। ओके, 90 मिनट 90 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, याद रखिएगा। पेपर की हम बात कर रहे हैं और साथ ही केवल नेगेटिव मार्किंग किस में रहेगा? जीके इंग्लिश में रहेगा। मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो इस दमदार सेशन को आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, 51 क्वेश्चन को जरूर हल करिएगा। देखिएगा आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके दोस्त, तो डेली क्लास एमटीएस और हवलदार के लिए कब आती है? एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, यदि आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न, करगम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, करगम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपका संबंधित है तमिलनाडु से, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा भारत देश ने की थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? बताइए साथी, जो एस्किमो है बिलोंग टू विच जियोग्राफिकल रीजन? तो याद रखिए ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो बताइए साथी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो सर जी बंधुता करता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, अशोक के अभिलेखों को अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? बताइए साथी, अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा साथी, इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस सन में आयोजित हुआ था और कहां पर आयोजित हुआ था? बताइए, दोनों सवाल का राइट आंसर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस सन में हुआ था और कहां पर हुआ था? बताइए। तो साथ ही आप जानते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो इसी साल में साथ ही बम्बई में पहला अधिवेशन में भी हुआ था। आपको याद होगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? बताइए, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा मिश्रित कृषि में। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा
मोपिन के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। बताइए भारत में टोटल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा टोटल 18 हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। देखिए साथी, जो सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आग्नेय सेल काफ़ी फेमस है, कायांतरित सेल भी है और औषधि सेल है। यही तीनों में से एक सेल आप सभी से पूछता है। कभी आपने देखा होगा चुंबकीय सेल नहीं पूछता होगा, तो ये नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, ये किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा साथी, ये तो मिल्खा सिंह की है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, क्योंकि साथी देखिए हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, उसके बाद सैटरडे और संडे का फुल पेपर का टेस्ट होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त आप लोग डेली का डेली क्लास लेंगे और संडे और सैटरडे को अपना टेस्ट देंगे। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा। ओके, तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो याद रखिएगा चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो साथी जो गैर नृत्य है ये राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। बताइए दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा साथी चौथ बोला जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे। बताइए साथी, इलियास खान जो थे इनका जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था, तो वह क्या बजाने के लिए काफ़ी अच्छे फेमस हुए थे। तो मेरे दोस्त याद रखिए सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ व्हाट। बताइए कितना होता है। तो सर जी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भाई हर एक एग्जाम ये सवाल पूछता है अनुच्छेद 17। बताइए जैसे शिक्षा के अधिकार, ये साथी अनुच्छेद आपका 21 क में है, और अस्पृश्यता के उन्मूलन ये अनुच्छेद 17, छुआछूत का भी उन्मूलन है इसी से 17 से, और कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से है, उपाधियों के उन्मूलन ये साथी अनुच्छेद 18 से। तो हमसे 17 पूछा है, तो मेरे दोस्त बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे जो आपका 2024 में एमटीएस और हवलदार का पेपर हुआ था, एक एक शिफ्ट में साथी जनगणना 2011 से 3-3 सवाल पूछे गए थे। आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लगातार सुबह 8 बजे हम आपको क्लास दे रहे हैं जीके जीएस का, तो वो प्रीवियस ईयर का ही सवाल दे रहे हैं 2024 का। ओके, याद रखिएगा, तो डेली क्लास आपको लेना है। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा था। तो केरल का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है।
तो साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम था 2003 में, एफ का क्या मतलब होता है उसमें, तो एफ का मतलब होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, फिस्कल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी फिस्कल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? बताइए, किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? किस खेल से संबंधित है वॉकर कप? तो साथ ही याद रखिए, गोल्फ से। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? बताइए, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए रखता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोबियन प्लैनेट? तो देखिए, बृहस्पति जोबियन ग्रह है, वरुण भी है, शनि भी है, लेकिन बुध नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी? देख रहे हैं साथी, ऐसे सवाल आप सभी से जनगणना 2011 से संबंधित पूछे जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो भाई याद रखिए, 88.01% थी। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? बताइए साथी, ये बेस्ट सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो भाई याद रखिए, कलकत्ता 1917 में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बता सकते हैं साथी किसने क्या था? चलिए ऑप्शन आपको दे रहे हैं 50-50 करके, या सरोजनी नायडू, या साथी डॉक्टर एनी बेसेंट। कमेंट करके बताइए किसने किया था, सरोजनी नायडू या डॉक्टर एनी बेसेंट? कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो सर ये तो तमिलनाडु से संबंधित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 को। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, बेस्ट सवाल है भाई, बताइए। जैसे वेटिंग फॉर ए वीजा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसका भी जस्ट हमने बताया आपको, मिल्खा सिंह। और APJ अब्दुल कलाम की कौन सी है इनमें से? तो विंग्स ऑफ फायर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप बताइए साथी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? ये मेरे दोस्त किसकी आत्मकथा है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, सभी साथी बताएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? बताइए, विच गुरु ऑफ कुचिपुड़ी डांस स्टाइल रिसीव्ड द पद्म भूषण इन द ईयर 1998? किसे मिला था? तो साथ याद रखिए, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए साथी, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथी याद रखिएगा 2.4% था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा,
पूरा पाषाण युग के नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा किसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? बताइए साथी। तो भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे ये तो संतूर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए साथी, चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का चित्तरंजन दास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। लखनऊ समझौते यानी लखनऊ पैक्ट पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? बताइए साथी। जो लखनऊ समझौता हुआ था आप जानते साथी 1916 में किनके बीच हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुजा चौहान के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई, बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ से क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। जीव विज्ञान में IBF शब्द का पूर्व क्या होता है? बताइए साथी। इन बायोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म IVF क्या होता है? तो साथी याद रखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? बताइए साथी। जो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला है इसका संबंध किस राज्य से है? तो साथी याद रखिएगा, कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया ऊट का नीति पत्र यानी ऊट्स डिस्पैच किससे संबंधित था? बताइए साथी। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एक भेजा गया था ऊट का नीति पत्र जिसे ऊट्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। तो ये किससे संबंधित था? तो साथी याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है वो साथी बताइए भारत के किस दिशा में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में? तो भाई याद रखिएगा, उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे आप सभी का डायरेक्शन कैसे होता है, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ। हमेशा आप कहीं पर रहिए, यही आपको दिशा खींचना है। ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 को। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो सर जी औरंगजेब ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके क्या हैं? एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके क्या हैं? तो भाई याद रखिएगा जमाएं हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 को। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली
मृणालिनी साराभाई किसी एक जानी मानी नर्तकी थी? बताइए साथी। वर्ष 1965 में जो पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई वो किसकी एक जानी मानी नर्तकी थी? तो याद रखिएगा साथी, भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया? बताइए साथी, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो याद रखिए साथी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस पर आप स्टार बनाएंगे क्योंकि सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं आने वाले दिनों में, जो आपका अगले महीने पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो साथ ही याद रखिए 274 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है? तो सर जी वो तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा मोटे अनाज का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, गेहूं नहीं है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः कितने वर्ष के बीच वर्गीकृत किया जाता है? बताइए साथी, किसी राष्ट्र की जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः कितने वर्ष के बीच जो है वर्गीकृत यानी विभाजन किया जाता है? तो भाई याद रखिए 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या याद रखा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो सर जी अनुच्छेद 44 है, यानी सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास से आप सभी हल करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तमिलनाडु, राजस्थान, लद्दाख या नागालैंड में? कमेंट करके बताइए। तो साथी फाइनली आज दमदार 51 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर आया नेगेटिव मार्किंग के साथ में, बताएंगे आप सभी साथी। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपने 51 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके उसे हल किया होगा। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डेली क्लास आता है, बहुत अच्छी बहुत मेहनत के तौर पे हम आपको क्लास दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपको डेली क्लास लेना है अच्छे से। ओके साथी, तो चलिए मेरे दोस्त कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। देखते हैं कल हमारा दिन कैसा रहता है। सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे भाई, क्योंकि यदि साथी एक सीट ले लेते हैं तो हमारा लाइफ सेट है मेरे दोस्त, नहीं तो आप जानते हैं। ओके, तो कल साथी मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई जोश उमंग के साथ। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जैसे क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।